जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आपके दर्द की दूसरी खुराक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मैं आपको बताता चलूं कि एनडीए और सीडीएस में जो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है, ऑन एन एवरेज आपके 7 to 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और काफी बच्चे, काफी नहीं मैं कहूंगा 95% एस्पिरेंट्स, दे ऑलवेज अवॉइड मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा डेट में याद करने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आपका फैक्चुअल रहता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने आज का सेशन अच्छे से देख लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपके ऑन एन एवरेज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 5 से 6 क्वेश्चन इस सेशन को देखने के बाद आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके हैंडल नहीं होंगे उनको भी आप कॉमन सेंस से लिखा पाओगे कि हाँ, इसका लिंक हमें इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपके रिपीट हो ही जाएंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज का सेशन आप अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा, उनको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले उनको गो थ्रू कर लीजिए। आई होप आप मॉडर्न हिस्ट्री को इजीली हैंडल कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, यूपीएससी में स्पेशली सीडीएस के लिए मैं बता रहा हूं आपको, सीडीएस में आपको मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन देता है और ये पूछता है कि आपके कुछ इवेंट्स रहे होंगे, उन इवेंट्स को आपको अरेंज करना पड़ता है सीरीज में। कौन सा इवेंट किस टाइम पर आया है। अभी आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्योंकि सारे इवेंट आपको डेट वाइज याद नहीं होंगे, लेकिन एक अगर हम कॉन्सेप्ट को सीखें कि क्या बैकग्राउंड रहा, उसके बाद क्या चीजें आई, सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे कि किस बैकग्राउंड में चीजें आपकी आई है। जैसा इसमें क्वेश्चन ने पूछा है, इसने दिए हैं कुछ लीडर्स के नाम, नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गांधी हो गए, सप्रू जयकर हो गए। और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा आपका क्रिप्स मिशन इन 1942। हमारा थीम क्या है क्वेश्चन का? क्रिप्स मिशन। अब मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू, इसी क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड, उसके फीचर्स और उसके बाद क्या इंसिडेंट हुए, उनको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो पहले हमें जानना है इसका हल्का सा बैकग्राउंड कि किस बैकग्राउंड में आपका क्रिप्स मिशन आया है। तो छोटी सी कहानी है, सुनिए ध्यान से। हम याद करेंगे इसको 1931 से, जो हमारा ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1939, सॉरी 31 है, 39। हुआ क्या था 1939 में? वर्ल्ड ने विटनेस किया वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध हमने देखा 1939 में, जिसमें हम जानते हैं ब्रिटेन वॉज द पार्टी और ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया उसकी एक कॉलोनी हुआ करती थी। वी वर स्लेव ऑफ ब्रिटिश, वी वर कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने, विदाउट आवर एक्सेप्टेंस, हमारी बात को जाने बिना ही इंडिया को पार्टी बना दिया आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड की। अब आपको एक चीज याद होगी, व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हम आउट हो गए तो हम क्या करते थे? मैं नहीं खेल रहा, अपने बैट बॉल लेके घर वापस। तो यहीं पे वो काम हुआ। जैसे ही इंडिया को ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टी घोषित किया, हमने क्या? हम नहीं खेल ले। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीडर्स ने बोला हम नहीं खेलते और अपने बैट बॉल लेके हम घर आ गए। तो हमने क्या किया, 1939 में ही जो मिनिस्ट्री थी कांग्रेस की, उसने रिजाइन कर दिया ना, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। अब रिजाइन करने के बाद क्या होता है, ब्रिटेन को इंडिया की मदद जरूर चाहिए, वर्ल्ड वॉर है, सैनिक चाहिए, रसद चाहिए, राशन चाहिए, कमोडिटी चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कराएगा? भारत, इंडिया। ऊपर से हमारे भाईजान बैठे हैं बड़े वाले यूएस से, वो बार बार पूछ रहे हैं सामान आया? नहीं सर नहीं आया। सामान आया? नहीं सर नहीं आया। तो लो ना सामान उनसे, लेकिन सामान कब देंगे? जब वो हमारे ऑर्डर को, हमारी राइट्स को, या हमारी जो डिमांड थी उसको फुलफिल करेंगे। और फुलफिल कर नहीं रहे थे। लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑफर निकाला, जिसको हम पढ़ते हैं अगस्त ऑफर 1940s में। उसमें क्या बोला कि हम आपके लिए एक वार काउंसिल बनाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी देंगे, यानी कि आपको अपना संविधान बनाने की पूरी आजादी देंगे। हमने बोला नहीं, अब हमें पूरा संविधान नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। दैट मीन्स पूर्ण स्वराज, जो हमारा वर्ड आया था 1930s में, इसको पढ़ेंगे अभी। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पेज फंस गया। इन्होंने 1940 का अगस्त ऑफर दिया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद आपका 1940 से याद रखना है, तो ये आप
मैं चाहूंगा नोट डाउन करते रहें। 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसका हुआ इफेक्ट क्या पड़ा हमारा, आईएनसी ने रिजाइन, आईएनसी रिजाइंड, आईएनसी रिजाइंड 1940s, अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर ऑल्सो रिजेक्टेड, देन कम इंडिविजुअल सत्याग्रह, हमने सत्याग्रह किया इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो ये लेकर आए हमारी क्रिप्स मिशन 1942, जिसमें इन्होंने बोला हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। अब कुछ लोगों को डोमिनियन स्टेटस की डेफिनेशन नहीं पता होगी, सुनो। डोमिनियन स्टेटस होता है जब आपके ऊपर एक गाइडिंग फोर्स होगी, लेकिन उसके नीचे पार्लियामेंट जो भी काम करेगी, एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी, वो लोकल लीडरशिप पे करेगी। दैट मींस अगर मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं, इंडिया में पार्लियामेंट में इंडियन लोग जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में, हमारे प्रेसिडेंट भी इंडियन रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, इसको हम बोलेंगे गाइडेंस फोर्स, वो होगा ब्रिटिश क्राउन। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। पहली बार कब डिमांड हुआ, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, वो भी हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। नेहरू रिपोर्ट आई आपके 1928 में, उसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस का इस्तेमाल किया गया कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन इस पूरे क्रिप्स मिशन को भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करते करते जो हमारे आईएनसी के लीडर्स थे उन्होंने अपने क्या व्यूज दिए वो देखते हैं। वो इस क्वेश्चन पूछा गया, जैसे नेहरू जी ने क्या बोला उसको, नेहरू जी ने बोला द ऑटोक्रेटिक पावर्स ऑफ वायसरॉय वुड रिमेन, यानी कि अगर हम 1942 के क्रिप्स को अपना ले तो क्या रहेगा, ऑटोक्रेटिक पावर्स ऑफ वायसरॉय वुड रिमेन सेम। दैट मींस इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस। फिर आती है अंबेडकर जी ने क्या बोला, और अंबेडकर जी किसके लिए काम करते हैं, डिप्रेस क्लास के लिए, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अंबेडकर जी ने बोला इट विल डू ग्रेटेस्ट हार्म टू दी डिप्रेस्ड, यानी कि डिप्रेस क्लास की बात नहीं सुनी जाएगी। फिर आते हैं आपके महात्मा गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, इसको बोला डोमिनियन स्टेटस को बोला पोस्ट डेटेड चेक, और उसमें एक और वर्ड ऐड किया उन्होंने, ऑन क्रैशिंग बैंक। एक तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, आप समझ गए होंगे पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, जब किसी चेक को आप साइन करके देते हो तो उस चेक की जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 6 मंथ। द डे यू साइन द चेक, अपकमिंग 6 मंथ इज द वैलिडेशन डेट फॉर दैट पर्टिकुलर चेक। अब ये चेक की डेट एक्सपायर हो चुकी है। दैट मींस हमने कब मांगा था डोमिनियन स्टेटस, 1928 में मांगा था, अब क्या चल रहा है 1942, तो ये आपका चेक एक्सपायर हो चुका है। गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, और इजीली आपका बच्चा सपोर्ट एंजॉय कर, द क्रिएशन ऑफ मोर देन वन यूनियन will be disaster. So answer would be A का 2, B का 3, आपका अल्फा इज द राइट आंसर। सो ऐसे ही वीडियो के अंत तक बनना है। अगर आपने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, नहीं छुई है, और आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो, सो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक देख लें, 1 घंटा अपना यूटिलाइज कर ले, आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगेगा, और एग्जाम में आप 5 नहीं तो 6 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर पाओगे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो एक बार देखो उसको, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगेन इवेंट की बात है, इवेंट का बैकग्राउंड हमने पहले डिस्कस किया है। सिंपली हम इवेंट की ईयर को डिस्कस कर लेंगे, उसकी सीरीज को डिस्कस कर लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। देखो पहले अगस्त ऑफर कब आया आपका 1940s में, सबको पता है। हमें पता है आईएनए ट्रायल और आपका रॉयल इंडियन नेवल रिवोल्ट, ये एक टाइम पे हुआ आपका, भाई पहले रिवोल्ट होगा उसका ट्रायल होगा 1945 में। जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है वो आया था 1942 में। सो जो हम एक्सप्लेनेशन अपने लास्ट क्वेश्चन पर छोड़ गए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका क्रिप्स मिशन के बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट,
क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आपके जो चीजें आई हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। CR फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन होगा, कैसे पार्टीशन को किया जाएगा उसकी चीजें डिस्कस करी गई हमारे CR फॉर्मूला में। उन्होंने बोला कि एक प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह कराओ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का पार्ट बनना चाह रहे हैं, और उसमें जो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं वो किस ओर रहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। लेकिन ये जो आपका पॉपुलेशन का डिमांड हो गया, पॉपुलेशन जो भी आपके एग्रीमेंट होंगे उनकी जो भी विश होंगी वो आप उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, वो उनकी खुद की विश होंगी, ठीक है, अपनी विश से वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। थर्ड थिंग उन्होंने क्या बोली, उन्होंने ये बोला कि ये सब करने के बाद डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, आपके फॉरेन मिनिस्ट्रीज, फॉरेन रिलेशंस, ये तीन चीजें किसके हाथ में रहेगी वो हमें डिस्कस करना है कि अगर पाकिस्तान में हम डिफेंस प्रोवाइड कर दें या पाकिस्तान में हम फॉरेन मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर दें तो उसकी चीजें डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया था, CR फॉर्मूला अप्लाई किया था। और याद रखना गांधी जी ने इसको मान लिया था, गांधी जी सपोर्टेड दी CR फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट इवेंट होगा आपका INA रिवोल्ट होगा, इंडियन नेशनल आर्मी का रिवोल्ट होगा, फिर उसका ट्रायल किया जाएगा। उसके ट्रायल होने के बाद जो आपका आएगा वेवल प्लान आएगा। सर ये सीरीज याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूं, एक पेपर उठा लो, उस पर नोट डाउन कर देना ना। पहले क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, CR फॉर्मूला, INA रिवोल्ट, ट्रायल, वेवल प्लान। वेवल प्लान के बाद हमारा आता है शिमला कॉन्फ्रेंस, देन हमारा कैबिनेट मिशन जिसके थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिल गया और उसमें हमने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। कैबिनेट मिशन के बाद हमारा आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के बाद हमारा लास्ट आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सीरीज आपको याद रखनी है। इस सीरीज को भी अगर आप याद रखोगे तो आपको अगर कोई क्वेश्चन इस सीरीज पे आया आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसका आंसर करते हैं पहले। तो आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो पहला आपका अगस्त ऑफर 1940s में आया है। अगस्त ऑफर के बाद जो सेकंड हुआ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है 1942 में। उसके बाद आपका रिवोल्ट हुआ है। सो 1, 3, 4 राइट आंसर वुड बी चार्ट, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। आपको पता होगा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसको हम अलग से पढ़ते हैं गांधीयन एरा में। सो इस क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एरा में, पढ़ेंगे थोड़ा सा गांधीयन एरा के बारे में। सो मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स या कुछ ईयर्स, कुछ इवेंट्स जिन्हें आपको अगेन नोट डाउन करना है और बाद में रिवाइज करना है। गांधी जी के लाइफ से जुड़े कुछ इवेंट होंगे जो मैं सीरीज में आपको बताऊंगा, उन सीरीज को नोट डाउन करना है और ऐसे क्वेश्चन आप उनसे इजीली सोल्व कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका 1909 में गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्वराज इंडिया। स्वराज इंडिया नाम की किताब लिखी जिसमें उन्होंने हैवीली क्रिटिसाइज किया एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को और सभी यूरोपियन को। उन्होंने बताया कि इंडिया वीक बना और इंडिया को आपने गुलाम बनाया तो क्यों बनाया, ठीक है। तो वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो, कि ब्रिटिशर्स नेवर केम इंडिया टू ऑक्यूपाई इंडिया, रादर वी हैव गिवन द इंडिया ऑन द प्लेटर। हमने प्लेट पे लगा के इंडिया उनके सामने रख दिया था, ठीक है। तो ये बातें बताते हैं वो, हैवी एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये काम हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखना है 1915 जनवरी, व्हेन गांधी जी रिटर्न इंडिया। कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां पहुंच गए तो वकालत करने के लिए? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए 1915 में।
1915 से लेकर और 1917 तक वो घूमते रहे कहां पे? इंडिया में, क्योंकि इंडिया वीक था, इंडिया गुलाम था। तो उन्होंने इंडिया की चीजों को जानने के लिए एक भ्रमण किया, 1 से 2 साल वो किसके कहने पे घूमे? 1916 से 17 तक वो रोम्ड इन इंडिया। और किसके कहने पे बोले घूमे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। उन्होंने बोला था कि आप इंडिया को अगर जाना चाहते हो तो बेटर रहेगा आप इंडिया में भ्रमण करो, इंडिया में रोम करो। 1917 बीएचयू का अधिवेशन पहली बार, द सेशन ऑफ बीएचयू पहली बार, याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बीएचयू में पहली बार गांधी जी की अपीयरेंस हुई। कब हुई? बीएचयू में पहली बार गांधी जी की अपीयरेंस हुई पब्लिक के सामने कि हाँ कोई गांधी जी भी हैं जो हमें उठाना चाह रहे हैं। पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ गांधी जी का वो है आपका चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट के लिए, इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा आपको। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर द सिक्योरिटी राइट्स ऑफ हरिजन, नो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो। मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, नो। सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो वर्कर, कहां पे? आपका बिहार में, चंपारण। कौन बुला कर ले गए थे? शुक्ला जी बुला कर ले गए थे। कहां से बुला कर ले गए थे? 1916 के लखनऊ सेशन के बाद से गांधी जी को बुलाकर ले गए थे कि चलिए सर उधर भी देखिए क्या हो रहा है और हमारी हेल्प कीजिए, इन इंडिगो प्लांटर से हमें मुक्ति दिलाइए। तो वो आपने सुना होगा 3 कठिया सिस्टम हाई फॉलो किया जाता था जिसमें आपके इंडिगो वर्कर्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। पहला मूवमेंट इंडिया में चंपारण सत्याग्रह, पहली पब्लिक अपीयरेंस बीएचयू अधिवेशन, पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका 1905, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 1917 और 18 में ही आपका एक और मूवमेंट करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कीप नोटिंग डाउन बच्चे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बाद 1918 एंड 19 में रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट आया था 1919 में आया था आपका, जिसमें हमारे कुछ लोग अपोज कर रहे थे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, जिसके अपोजिशन में हम लोग इकट्ठा हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? अपोजिशन को तोड़ने के लिए एक रोलेट एक्ट पास किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पास किया? रोलेट एक्ट। उसमें क्या बोला कि कोई भी इंसान को हम उठा के जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। अगर हम उसको ट्रायल भी ना दें, उसको वकील ना प्रोवाइड करें, किस बेस पे उसको गिरफ्तार किया हम ना बताएं, उठा के डाल दिया मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए हम उसको उठा के डाल सकते हैं जेल में। वो था आपका रोलेट एक्ट। उसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने एक और स्टार्ट किया, रोलेट सत्याग्रह। इसी का आपका पार्ट आता है कि रोलेट सत्याग्रह को ही सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और जनरल ओ डायर ने वहां पे गोली चलवाई, जिसको हम पढ़ते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर। तो 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ आपका? जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये सीरीज आपको याद हो गई ना, इसको लिखते रहिएगा, रिवाइज भी करना है इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में ही एक कमीशन आता है जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई जो हमें एक्सेप्टेड नहीं हुई। उस हंटर कमीशन में भी दोषी ठहराया गया इंडियंस लोगों को कि इंडियन ने लॉ एंड ऑर्डर काइंड सिचुएशन शुरुआत की, इनिशिएट करी, जिसका हमें गोलियों से जवाब देना पड़ा। तो उसमें भी भारतीयों की गलती रही, ये ऐसा उन्होंने बोला।
फिर इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने बोला कि अब बेटा बहुत हो चुका है, अब टुक टुक करने का टाइम गया, अब आपका डेथ ओवर स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमें फुल स्विंग छक्के मारने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हिट करना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना 1920 में सबसे बड़ा वेपन नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपका 1920 और 21 में आपका ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। जो आपका ये कांड हुआ था चोरा चोरी, उस इंसिडेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1922 में ही एक डिस्कशन आने लगा कि हम बनाएंगे स्वराज पार्टी। इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको डाला है, स्वराज पार्टी को हम अलग से अभी इसी क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। याद रखना 23 में 1 जनवरी 23 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी के बाद 1924-25 पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस सेशन को हेड किया। पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन को हेड किया, अध्यक्ष बने। कहां पे, बेलगांव सेशन में। बेलगांव सेशन में पहली बार गांधी जी क्या बने, अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है 25 से लेकर 28 तक गांधी जी कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा सस्ताएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा खेलने आएंगे, ठीक है, कि वो बड़े प्लेयर थे। 1925 के बाद जो गांधी जी के बाद में आदान आपको वो देखो 1929-30 में स्टार्ट होगा आपका CDM, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, पढ़ेंगे इसको भी। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बाद 31 में आएगा आपका गांधी इरविन पैक्ट, वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके बाद गांधी जी जाएंगे 1932 की 31 के सॉरी 31 में हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन में। फेल हो जाएगी टॉक। 33 में CDM 2.0 सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट सेकंड वर्जन स्टार्ट करेंगे गांधी जी। उसके बाद चीजें चलती रहेंगी। फिर गांधी जी जो दोबारा पिक्चर में आएंगे वो आएंगे आपके 1940s के इंडिविजुअल सत्याग्रह में, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। यहां तक तो आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी सर, अगर गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड सीरीज क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाह रहे। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा नो डाउट, लेकिन ये सीरीज आप याद करके जाएंगे एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको इजी लगेगा पढ़ना, वहां पे क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो चंपारण मूवमेंट में क्या किया उन्होंने, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो वर्कर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज, देखा मैंने बोला था ना स्वराज पार्टी आएगा, ठीक है। तो सुनो उसकी कहानी। 1921 के बाद जैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया, विड्रॉ किया कि भैया नो मोर, पारी घोषित, कल को डे लाइट में खेलेंगे, अंधेरा हो गया, बोल नहीं दिख रही है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमारे लीडर्स थे, या मैं कहूं आपके यूथ लीडर थे, जवान खून, क्योंकि जवान खून का क्या फीचर होता है कि बस अभी, आज, इसी वक्त, कल का कुछ नहीं, ठीक है। फेम चाहिए इंस्टेंट, गेम चाहिए इंस्टेंट, सक्सेस चाहिए इंस्टेंट, पैसा चाहिए इंस्टेंट, तो डोंट हैव पेशेंस। लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है सर। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, आप हर चीज में फेल करोगे, आप हर चीज में डिप्रेस्ड रहोगे, डिसअपॉइंट रहोगे, और उसका कारण बनेगा आपका स्ट्रेस का, जैसा आप कुछ लोग अभी इस एग्जाम में फॉलो भी कर रहे होंगे, फेस भी कर रहे होंगे, सॉरी, क्योंकि आपने चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ने का एक ठाना था। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की अब से 3 से 4 महीने पहले, तो आपने ये किया होगा कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को तो अवॉइड ही कर देते हैं, बेटा हिस्ट्री देखना, जब एग्जाम आएगी ना तब देखना, हिस्ट्री अवॉइड कर देते हैं, ये कर लूंगा। देखिए आपके अंदर पेशेंस नहीं था, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जल्दी चपाजी में अगर काम करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। सेम विद दी स्वराज पार्टी लीडर्स, उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी नहीं है, मूवमेंट तो उन्होंने रोक दिया। एक मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोक दिया। अब वो मूवमेंट रिव्यून कैसे करना है, उसको रिज्यूम कैसे करना है, ये इन लोगों ने सोचा। तो जो आपके
एडल्ट लोग थे इस टाइम पे, जो जवान थे। लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, बेटा नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। सी आर दास, वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों ने बोला कि यार हम गांधी जी का जो मूवमेंट था, जो चलाने का रीजन था, उसमें फेथ नहीं रखते हैं। वी वॉन्ट सम चेंज इन द मूवमेंट। हमें क्या चाहिए? चेंज, एक चेंज चाहिए। तो चेंज जो मांग रहे थे उनको बोलते हैं प्रो चेंजर्स, यानी कि जिनको चाहिए था चेंज, टेस्ट में थोड़ा सा चेंज किया जाए। बोलते हैं ना कि आज टेस्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो दे वर द पीपल ऑलवेज वांटेड टू हैव अ चेंज। तो ये आपके जो लीडर्स के नाम हैं, इनके याद रखिएगा। ये थे आपके प्रो चेंजर्स, जो एक आंदोलन को चेंज करना चाह रहे थे। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग थे जो आपके चेंज नहीं चाहते थे, वो थे आपके नो चेंजर्स। पीपल लाइक वल्लभ भाई पटेल, पीपल लाइक M.A. अंसारी, पीपल लाइक अयंगर। दे स्टिल हैड फेथ इन दी पॉलिसीज एंड गाइडेंस ऑफ गांधी जी, क्योंकि गांधी जी अवेलेबल नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था कि सारा का सारा जो आपने रायता फैलाया है, इसके जिम्मेदार आप हैं, हम आपको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। अब उन्होंने वहां भी खेल कर दिया, जेल में जाकर भी क्या क्या देखो। अब उनको पता लगा यार जो कांग्रेस है इसमें ऐसी चीजें चल रही हैं, तो कांग्रेस में ये चीजें ना हो, तो जेल में उन्होंने बोलता है यार अगर मैं बाहर होता ना तो मैं जो आपके मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, आर दास, यानी के प्रो चेंजर्स वाले जो लीडर्स हैं, इनको उठा के कांग्रेस से बाहर फेंक देता। क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं यार हम जाएंगे पार्लियामेंट में इलेक्शन कंटेस्ट करके, और इलेक्शन कंटेस्ट करके जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम गिरबान पकड़ेंगे, यानी कि जान को आएंगे किसकी? अंग्रेजों की। तो इसको देखो, एम ऑफ स्वराज पार्टी वाज टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन इन ऑर्डर टू रेक द लेजिस्लेचर फ्रॉम विद इन। दैट मीन्स हम अंग्रेजों को परेशान करेंगे कहां? उनके घर के अंदर घुस के। उनका घर कहां पे है? काउंसिल्स में। तो हम काउंसिल में उनको काम करने नहीं देंगे। ये कौन चाह रहे हैं? प्रो चेंजर चाह रहे हैं, जो आपके प्रो चेंजर्स हैं वही चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस टूट जाएगी। तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला, जब बाहर आ गए वो ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल, उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद जब वो पहुंचते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल हक्का बक्का कर दे लोगों को, बोलते हैं चारों खाने चित। उन्होंने बोला दीज आर दी ट्रू नेशनलिस्ट। लोकल लो बात, दीज आर दी ट्रू नेशनलिस्ट। जेल में क्या बोल रहे हैं? अगर मैं बाहर होता तो इनको बाहर निकाल देता। अंग्रेज बोले सर खेल गए आप तो बाबा जी, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा ही चलेगा सर, अगर आप बदतमीज जानते हो हम भी बदतमीज जानते हैं, आप बदतमीज हम महाबदतमीज, ठीक है? तो डरना नहीं है, भारत है। ये इन्होंने क्या किया? लेकिन गांधी जी ने एक चीज बोली, गांधी जी ने ये बोला कि आप पार्टी बनाओ, इलेक्शन कंटेस्ट करो, लेकिन जो आप बनाओगे स्वराज पार्टी, ये काम करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गाइडेंस में ही। दैट मीन्स ए पार्टी विद इन द पार्टी। कांग्रेस से बाहर नहीं जाओगे, कांग्रेस के अंदर ही आप पार्टी बनाओगे। फाइनली 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी को आप भी सोचेगा सर आप तो अटक गए इस पे, आगे बढ़ नहीं रहे। रीजन है बेटा, स्वराज पार्टी को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी कौन सा ईयर आपका? 2023। ये कब बनी? 1923। कितने साल हो गए? 100 साल, 100 ईयर्स। यूपीएससी की नजरें रहती हैं चीजों पे कि किस चीज के 100 साल पूरे हो जाएं, उसकी शताब्दी हम आपके थ्रू बनवाएं। बच्चों की जान को आ जाएं कि बेटा बताओ किसके 100 साल पूरे हुए। तो बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जब मैं एग्जाम दे रहा था 2019 में। एक कमेटी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो आपकी आई थी 1919 में, उसके 100 साल हुए 2019 में। पूछ डाला क्वेश्चन। तो इसलिए यूपीएससी को खेल में समझना, खेल खेलना जानता है वो, आपको खिलाड़ी बनना है अगर यूपीएससी के सामने सरवाइव करना है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे हिस्ट्री पहली बार ही पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं हर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है, द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ कर दिया है। अभी कुछ बोलेंगे सर इसमें दोनों ऑप्शन है, क्या करेक्ट करें? हाँ, इसी का मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए एग्जाम में तो कैसे आपको उनको हैंडल करना है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। देखो हमें पता है होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था और बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट किया था। सो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय, इसने नहीं पूछा फर्स्ट इन इंडिया या लास्ट इन इंडिया, सेकंड इन इंडिया, ये पूछा नहीं इसने। तो होम रूल मूवमेंट एक कॉन्सेप्ट दिया था हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, जो फॉर्म हुई थी आपकी 1984 के समथिंग, जिसमें हमारे आयरलैंड, ब्रिटेन और अलग अलग कंट्री के लोग थे जो इंडिया के लोगों को, क्योंकि इंडिया यार एंशिएंट में तो इंडिया बड़ा खतरनाक सा था, भारत एक ज्ञान की भूमि बोलते हैं उसको, पूरी दुनिया में उसका नाम था। लेकिन आज क्या हो गया कि यार ये गुलाम बन के बैठ गया। तो यही चीजों को स्टडी करने के लिए कैसे हम इंडिया के लोगों को वापस से भारत वाली जो सभ्यता थी उसको समझा पाए, उसके लिए एक सोसाइटी बनाई थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्हीं की एक मेंबर थी जिनका नाम था हमारा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने दिया आइडिया होम रूल मूवमेंट का। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे करना है, द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय, पहला आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। क्यों? क्योंकि उसने ही आइडिया दिया था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया में अगर होम रूल मूवमेंट आए, क्या होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय, तो याद रखना बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कब? अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने भी इस्तेमाल किया, एनी बेसेंट ने भी इसको लॉन्च किया, लेकिन कब किया एनी बेसेंट ने? एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च किया सितंबर 1916 में। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन दोनों के एरिया भी अलग अलग थे, काम करने के एरियाज अलग अलग थे। जो बीजी तिलक का एरिया था वो था आपका सेंट्रल इंडिया में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, लेकिन एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे में नहीं था, बॉम्बे में ही नहीं था, बॉम्बे में था आपका एनी बेसेंट वाला, बॉम्बे में था आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बॉम्बे में भी अपना मूवमेंट लॉन्च किया, जस्ट बिकॉज एनी बेसेंट वाज द मेंबर ऑफ आईएनसी वेयर एज बीजी तिलक वाज नॉट द मेंबर ऑफ आईएनसी। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, दोनों में ओवरलैपिंग ना हो, रिसोर्स की, पीपल की, लीडर्स की, या कोई भी चीजें आपके सामने ना आए, इसलिए आपने अपने अपने एरिया को अलग अलग डिमार्केट कर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, द लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 रेफर्स टू, थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, देखो, पढ़ के देखो क्या इसमें आप इन्फ्लुएंस निकाल पा रहे हो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। कमेंट में उसका आंसर डाल के दिखाना। देखो, कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स बाय द कांग्रेस पार्टी, मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग इनटू कांग्रेस, नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग आईएनसी में कभी कन्वर्ट हुई नहीं, हाँ साथ दिया, लेकिन कभी भी कांग्रेस का पार्ट नहीं बनी। सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम लीडर एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव, नहीं। तो एक ही आंसर बचेगा आपका, कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स बाय द कांग्रेस पार्टी। जब आपका लखनऊ सेशन हुआ 1916 में, जिसका इंपोर्टेंट फीचर है मुस्लिम लीग एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जो कांग्रेस के पार्ट थे सारे, दे ऑल केम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, साथ मिलकर काम करेंगे, ये बोला गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला हम आपके साथ तभी आएंगे जब हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, जो आपने अभी तक अपने कांग्रेस सेशन में पास नहीं किया है, माना नहीं है, हम मिल तो गया है 1909 मॉडल रिफॉर्म, जिसमें आपका सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द फर्स्ट टाइम गिवन टू मुस्लिम्स, आपने लेकिन उसको नहीं माना था। तो अब बोला गया कांग्रेस को, आप इस सेशन में अगर हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट मान लेते हो तो हम आपके साथ काम करने के इच्छुक रहेंगे।
फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस ने क्या किया, कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम पार्टी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मंजूरी दे दी, उसको मान लिया। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, इससे आपकी पॉलिटिक्स खराब होगी बाद में। इसीलिए बोलता हूं यार, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप मगअप करते हो, रटते हो। हिस्ट्री वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ढंग से पढ़ लो, ढंग से समझ लो, तो आपकी लाइफ की 70% चीजें, 70% प्रॉब्लम आपकी हिस्ट्री अलोन सोल्व कर देगा। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, उसको रटते हो। ठीक है, चल आगे देखते हैं। The diarchy as introduced by the Government of India Act 1919 postulated which of the following? diarchy जिसको हम कभी कभी डबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्या थी सुनो। 1919 के मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हमें दिए गए थे, उसका एक फीचर था डीआरकी। 1919 के एक्ट में डीआरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। 1935 में डीआरकी को प्रोविंस से हटा के लगा दिया गया था सेंट्रल लेवल पर, याद रखना। 1935 के एक्ट में डीआरकी डबल गवर्नमेंट को स्टेट से हटा दिया गया, स्टेट को एक ऑटोनॉमी दी गई, स्टेट से हटा के डीआरकी को इंपोज किया गया सेंटर लेवल पर, पार्लियामेंट लेवल पर। तो ये बोलता है अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बिल्कुल नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस वर एंटाइटल्ड टू वोट, नहीं हो सकता। A few subjects were transferred to provincial ministries and rest retained by the executive council। अब देखो ये क्या था, इस डीआरके के थ्रू आपने दो लिस्ट बनाई, सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान सुनना। डीआरके को लेके आपने दो लिस्ट बनाई, इसका नाम रखा गया रिजर्व लिस्ट एंड नॉन रिजर्व लिस्ट। ठीक है, तो रिजर्व में क्या रखा गया, इंपोर्टेंट चीजें जो किसके लिए इंपोर्टेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंपोर्टेंट थी इंडिया में, जैसे रेवेन्यू जनरेट करना, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, बजट एंड सो ऑन। ये सब्जेक्ट्स रख दिए गए रिजर्व लिस्ट में। वेयर एज जो इंडियन मिनिस्ट्रीज हैं उनको क्या दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट दिए गए, यानी कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो, जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सैनिटेशन, पंचायत। ये किसको दिए गए, ये दिए गए इंडियन मिनिस्ट्रीज को। अब इनके लिए बजट कौन देगा, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन बजट के पास अधिकार किसका है, रिजर्व लिस्ट में है, तो वो नहीं देगा, काम नहीं कर पाएंगे। और अगर काम नहीं कर पाएंगे तो आंसरेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये कंडीशन थी कि इंडियंस के लोगों को काम नहीं किया जाए, जितना पैसा है हम लेके यहां से निकल जाएं, बाकी चीजों को इस्तेमाल करते रहे। तो ये था आपका डीआरके, डबल गवर्नमेंट। आई थी आपकी मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, इस्तेमाल की गई थी सेंट्रल लेवल पर 1935 में। ये चीज आप याद रखिएगा। What is the correct order of happening of the following three events in the British rule in India? तो देखो मैंने आपको जो सीरीज दिखाई थी महात्मा गांधी जी के इवेंट की, उसको अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज अभी तक कर लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। देखो ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में डाल के दिखाओ क्वेश्चन, मुझे आंसर अपना बताओ। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। हंटर रिपोर्ट कब आई थी, ये भी 1919 में आई थी, लेकिन किसके बाद आई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आएगी। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग क्यों आए थे, रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए। तो पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट रोलेट एक्ट, उसके बाद क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड थर्ड, एंड देन आपका हंटर रिपोर्ट किसके बाद आई थी, हत्याकांड होने के बाद आई थी। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा आपका, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, अल्फा इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चीजों को समझ लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना इसी तरह से। Who among the following was not a moderate? मॉडरेट, नरम दल, गरम दल, दो सुनोगे आपने, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, 1885 से लेकर 1905 तक जो हम फेज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉडरेट फेज, क्योंकि ये लोग थे मॉडरेट, हाथ जोड़ खड़े होना, सर सरकार देख लो, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सर सरकार देख लो, ऐसे करने वाली। तो इनका काम करने का तरीका था ट्रिपल पी, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। पहले हाथ जोड़ लो, साइन कर लो या बैठ जाओ, तो प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। लेकिन 1905 से एक चेंज आया, किसमें चेंज आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में। जो जवान लेता है जिनका नाम था आपका
लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ये बंगाल से थे, ये महाराष्ट्र से थे, और आपके सॉरी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, लाला जी आपके पंजाब से थे। तो ये आपका एक चेंज देखने को मिला। इनको हम पढ़ते हैं एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल। तो इनके लीडर के नाम याद रखना, लाल बाल पाल। मॉडरेट जो थे आपके महात्मा गांधी जी मॉडरेट रहे हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मॉडरेट रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी मॉडरेट रहे हैं। कौन से मॉडरेट नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, क्योंकि ये थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। कुछ और नाम मैं आपको बोल रहा हूं, जरा उनको नोट डाउन कर लेना। जो मॉडरेट थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये दो नाम भी आप ऐड कर लीजिए इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिबरल पार्टी की तरफ से जाके चुनाव भी लड़ा, इंग्लैंड में जीते भी, और उनकी पार्लियामेंट में जाके उनको समझाया भी। ठीक है, लिख बुक कौन सी लिखी इन्होंने? बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या उनकी थ्योरी दी थी? जो थ्योरी इन्होंने दी है, बड़ा मार्क क्वेश्चन पूछता है, वो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने सिखाया, इन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन के लोग इंडिया कैपिटल को इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं। यानी कि जो पैसा, जो बजट इंडिया के लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा इंडिया से बाहर कैसे जा रहा है, तो वो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो फिर वही बात, जो आपको चीजें सिखाई है भैया उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एक बार घर जाके आराम से रिवाइज करना, तब आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व करवाओगे। देखो क्या बोला इन्होंने, अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो इवेंट पहले हुए हैं उनको सीरीज में अरेंज करना है। तो देखो, होम रूल लीग कब आया? 1916 में आया। स्वदेशी मूवमेंट कब आया? 1905 और 6 में आया। बरदौली मूवमेंट जो आपका इनिशिएट किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, वो आपका 1928 में आया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई आपकी? 1930 से स्टार्ट हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, 30, 31 एंड 32, को हम भी आगे और समझेंगे। तो आप इसको अरेंज कर लो अच्छे से, देख लो कौन सा हुआ है। पहले क्या हुआ है? स्वदेशी मूवमेंट, तो सेकंड देखो कौन से में, इसमें है। इसके बाद कौन सा है? होम रूल मूवमेंट, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द फॉलोइंग आर द इवेंट्स इन नेशनल मूवमेंट। फिर से आपको क्या करना है, इनकी सीक्वेंस को अरेंज करना है। तो देखो, चंपारण कब हुआ? 1917। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ? 1920s। क्विट इंडिया कब हुआ? 1942। अहमदाबाद में स्टार्ट कब हुई? 1918। देखो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप चीजों को समझ लोगे तो। ऑप्शन देखो क्या होगा इसका, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। अल्फा इज द राइट आंसर। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका। बताया था, याद रखना। इंडिया में चंपारण है, बाहर साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया में पहली बार कहां पे हुआ? चंपारण में। वर्ल्ड में पहली बार कहां किया? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कुछ पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड है, कुछ नहीं है। तो आपको इसमें याद रखना है, जो एक्ट उन्होंने पास किए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जिसको हम मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो। इनको आप घर से जाके अच्छे से रिवाइज करेंगे, किसमें क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है ऐसे। पिछले 2 साल से लगातार पूछ रहा है, मोरले मिंटो रिफॉर्म से, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से, 1935 के एक्ट से, और उससे पहले आया था 6192 के एक्ट से। तो ये 4-5 एक्ट है,
जो मुझसे क्लास में पढ़े हैं बच्चे ऑफलाइन में, उनको मैंने अच्छे से नोट्स बनवाए हैं, एक्सप्लेन किया है। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने पास कोई भी बुक होगी, कोई भी आपकी मॉडर्न बुक होगी, नहीं भी है, गो ऑन विकिपीडिया, गो ऑन गूगल, जस्ट टाइप ऑल दीज एक्ट्स एंड उनके जो प्रोविजंस हैं उसकी लिस्ट को एक बार ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। एक नहीं तो दो क्वेश्चन पक्के आने सर, ठीक है। तो देखो, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या बोलता है, किसके लिए फेमस है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, इसको मैंने अभी 5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी आपको 1935 के एक्ट से। द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 इंट्रोडक्शन ऑफ डीआरकी, बिल्कुल सही बात है, अभी उससे पहले हमने सोल्व किया, डबल गवर्नमेंट डीआरकी। द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 प्रपोजल फॉर ऑफ अ इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। 1935 में ब्रिटिशर्स ने बोला कि क्यों ना हम प्रिंसली स्टेट, जो हमारे राज्य हैं जहां पे किंग और प्रिंस रूल कर रहे हैं, और प्रोविंशियल स्टेट जहां पे हमारी गवर्नमेंट है, जहां पे हमारी असेंबलीज हैं, राज्य सरकारें हैं, क्यों ना हम इसको मर्ज करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया जाए। ये ऐसा प्रपोजल आया था, कब आया था? 1935 के एक्ट में आया था, ठीक है। द इंडियन एक्ट 1947 प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस लेजिस्लेचर, अगेन 35 का पोर्शन है, इसमें नहीं आता। सो आपके 4th और 1 ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1909 फेमस है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। देन 1919 में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, और विमेन के लिए सीट डिसाइड हुई 1935 में, वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन 2nd and 3rd ओनली करेक्ट, ब्रावो, इज राइट आंसर। गदर पार्टी इन यूएसए वाज फॉर्म्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में आपकी बनी थी, अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने आपकी संस्था बनाई थी। दी जमींदारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये क्वेश्चन आपका आया है जो आप पढ़ते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, क्योंकि लैंड ही उस टाइम पे एक ऐसा रिसोर्स था जिससे वो अपने लिए कैपिटल जनरेट कर पाए, अपने लिए पैसा इकट्ठा कर पाए, किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में कुछ सेटलमेंट लगाए, जिसमें से पहले आपका परमानेंट सेटलमेंट ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया था कि इतना पैसा तो देना देना है। परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी एक्ट, जमींदारी सेटलमेंट, ऑल दीज आर सेम थिंग, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही बात है। ये आपका 1793 में इनिशिएट किया गया था। एरिया कौन सा था? बंगाल उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है, बंगाल उड़ीसा वाला एरिया में आपने ये इनिशिएट किया। इसका फीचर क्या था? द ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ लैंडेड क्लास इन इंडिया फॉर सपोर्ट, एक जमींदारी क्लास ऐसे बना दो इंडिया में जो हमेशा लॉयल रहे, किसके? ब्रिटिश इंडिया के लॉयल रहे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट लैंडेड क्लास इन द इंडिया फॉर सपोर्ट, और ये उनका सक्सेसफुल मूव माना गया। तो जो इंडिया में इनके सपोर्टर रहे, जो आपके पहले बने जमींदारी क्लास, जमींदार हमेशा इनके लॉयल रहे। सेकंड जो उन्होंने बनाए अपने प्रिंसली स्टेट, जो राज्य रजवाड़े थे, वो भी 90% इंक्लाइन टुवर्ड्स दी ब्रिटेन, हमेशा ब्रिटिश लोगों को वो सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो ये आपकी चीजें थी इसमें। आगे देखते हैं। Those who joined महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण स्ट्रगल इंक्लूडेड, चंपारण में गांधी जी को बुला के कौन लाए और किसने को इंक्लूड किया, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बुलाने वाले थे शुक्ला जी, उनको वहां पे कौन लोग मिले जो बाद में उनके एक तरीके से सपोर्टर बन गए? तो थे आपके राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। ये मिले आपके कहा? चंपारण, बिहार में, और बाद में ये बन गए आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। नेक्स्ट, ओके, व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मैनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म दी, ठीक है। अब 1919 में आपका ये रिफॉर्म आया, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिन्होंने हमें कुछ
हमें कुछ इंडिपेंडेंस दी, कुछ हमें पॉइंट्स दिए, कुछ हमें कंसेशन दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन रिफॉर्म्स को सारे से इनकार दिया कि यार हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये आप हमें इंपोज कर रहे हो। जैसा कि आपका डायरेक्ट था, डायरेक्ट में आपने क्या किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व बना दी, जो आपका कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था। ठीक है, इट वाज नॉट अ राइट मूव बाय देम। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली मॉडरेट लीडर्स अपोज देम हैवीली एंड, लेकिन सम ऑफ द लीडर्स लाइक आपकी एनी बेसेंट और उनके एलाइज, उन्होंने क्या किया कि यार ठीक है आपने ये रिफॉर्म्स दिए अच्छे हैं, फर्दर कब दोगे ये बताओ। तो उन्होंने एक बात बोली, आप 10 साल बाद देंगे। तो आपका जो नेक्स्ट रिफॉर्म आना था 1929 में आना था, ये याद रखिएगा, इसका मैं आपको जिस्ट आगे समझाऊंगा साइमन कमीशन में। उन्होंने प्रॉमिस किया अगले रिफॉर्म्स हम आपको 10 साल बाद देंगे। तो कब आएंगे, 1929 में आएंगे। ठीक है, तो कुछ मोंटेगो रिफॉर्म्स पे सहमत हुए, कुछ ने मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को अपोज किया, और जिन्होंने अपोज किया वो कांग्रेस में रह गए, लेकिन जो एक्सेप्ट किया उन्होंने आईएनसी को रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम की संस्था बना दी। होमवर्क आप लोगों के लिए छोटा सा काम कर लेना, इंडियन लिबरल फेडरेशन की डेट, उनके लीडर्स प्लीज लिख लेना, बिकॉज जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो ये बात समझते हैं मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता। आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज डू स्पून फीडिंग। सर मेहनत आपकी है, एग्जाम आप पास करोगे, सितारे आपके कंधे पे लगेंगे, मेरे पे नहीं लगेंगे। प्राउड आप फील करोगे, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, मुझे तो एक खुशी मिलेगी कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अपने ड्रीम को पा चुके हैं। ठीक है, तो स्पून फीडिंग इज नॉट द राइट वे। जाके एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसके लीडर्स के नाम लिख लेना और इनकी डेट लिख लेना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देखो अगेन मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसी फॉर्म किया कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। भाई ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके थ्रू हम आसपास के बैकग्राउंड को जान सकते हैं, आसपास से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और उनको समझने के बाद जो अगला क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला होगा हम उसको कॉमन सेंस से इस्तेमाल करके उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ मुझे नहीं पता, सब कुछ आपको नहीं पता, सब कुछ किसी को भी नहीं पता, लेकिन कितना हम चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं, कितना चीजों को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस के लिए, यही हमारा मोटिव है। इन 50 क्वेश्चन में सभी टीचर्स का, सभी फैकल्टी का और सभी सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा जा रहे हैं, उनका बस यही मोटिव है कि इन 50 क्वेश्चन के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चले। ठीक है, बताओ, देखो उसको आंसर दो आंसर इसका। देखो भैया क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं इसमें। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 में आए थे, सीधी सी बात है। इसके बाद क्या आया था भाई, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आए आपके, 1919 में आए। फिर क्या हुआ, फिर सर चोरी चोरा आउटरेज हो गया 1921-22, ये बहुत गलत हो गया था। अब दांडी मार्च कब होगा, 1930 में होगा। तो अरेंज कर लो भैया इसको, क्या दिक्कत होगी इसमें। तो देखो दो किसमें है, ये तो हट गए आपके ऑप्शन। तो 2 के बाद क्या आएगा, मिंटो रिफॉर्म्स के बाद मोंटेगो चेम्सफोर्ड, हो गया काम। 2 4 1 3 हो गया, 9 तो 11। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे। हाँ भाई, द लीडर्स ऑफ बरदोल सत्याग्रह 1928 वाज, एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, देख के आंसर बताना है, कमेंट में डालो फटाफट, आंसर बताओ फटाक से इसका। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फिर से वो क्वेश्चन है सीरीज वाला, तो जरा देखो और देखने के बाद फिर मुझे बताओ आंसर। फटाक से मुझे चला, फटाक से, बहुत जल्दी जल्दी। तिलक होम रूल लीग, कर्णगा मतारू इंसिडेंट, महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। तो देखो ये एक इवेंट हुआ था जहां पे कुछ लूटपाट कर ली गई थी, ये हुआ था आपका 1914 में। गांधी जी आए 1915 में, होम रूल हुआ 1916 में। सो आंसर वुड बी 2 3 1 डेल्टा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पूरी मॉडर्न रिवाइज कर दूंगा सर, पूरी मॉडर्न, गारंटी है। 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मॉडर्न पढ़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। देखो बताओ, सूरत स्प्लिट कब हुआ है। स्प्लिट का मतलब आपके एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अलग अलग हो गए, इनका ब्रेकअप है ना, ब्रेकअप हो चुका था कब, 1907 में। और ब्रेकअप हट द मोस्ट, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत करता है ब्रेकअप करता है। फिर क्या होता है, पैचअप होता है। पैचअप कब होगा,
1916 में जो हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया हमने, लखनऊ पैक्ट, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, आगे साथ, ठीक है। सॉरी बेबी, इट वाज माय मिस्टेक टू हो गया काम। तो आपका क्या होगा 1916 लखनऊ पैक्ट। तो देखो ये हुआ आपका 1907 में। कम्युनल अवार्ड क्या था, सुनो, कम्युनल अवार्ड आपका सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया, जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने बोला अंबेडकर जी को कि आपकी जो डिप्रेस क्लास है उन्हें हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। भैया टॉफी थोड़ी है कि सबको बांट दोगे सेपरेट इलेक्टोरेट। दैट मींस उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव है पहले हिंदू मुसलमान को तोड़ो 1909, फिर हिंदू सिख को तोड़ो 1919, फिर 1930 के बाद हिंदूज को तोड़ो। सो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, डिप्रेस क्लास, ये क्लास वो क्लास। तो क्या क्या डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रावधान लेकर आए, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी अनशन पर बैठ गए, कहां पे, जेल में। और उसको रिजोल्व करने के लिए आपका आया पूना पैक्ट 1933, जहां पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है यार, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं मानते, जॉइंट इलेक्टोरेट रखेंगे, लेकिन हम सीट रिजर्व करेंगे शेड्यूल कास्ट या फिर हरिजन कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कब हुआ था, कम्युनल अवार्ड, इसको हम बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड, ये था आपका 1932 में। ऑल पार्टी कन्वेंशन, जहां सब लोग बैठकर बैठे 1928 में। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929, JL कैसे लिख दो इसको, JL नेहरू के बाद आई थी आपकी 1929, जहां पे हमने पहली बार, कब हुआ सेशन, लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने, खुद जवाहरलाल नेहरू हुए। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड इन विच सेशन, 1929 के लाहौर सेशन में। और इससे जुड़ा हुआ स्वराज वर्ड कब दिया, 1905-06 के सेशन में किसने दिया, दादा भाई नेहरू जी ने दिया। स्वराज वर्ड पहली बार कब आया, 1905-06 में, किसने दिया, दादा भाई नेहरू जी ने दिया। इसका मांग पूर्ण स्वराज कब गई, 1929 में। स्वराज को एक्सप्लेन किसने किया, महात्मा गांधी जी ने, किस बुक में, 1909 स्वराज ऑफ इंडिया की बुक में। समझ गए बात को। तो ऐसे चीजों के साथ खेलना है हमें। तो इसका आंसर लगा लेना भैया, देखो सूरत स्प्लिट, तो ए का हो गया आपका 4, ए का 4 किसमें है, ये तो ऑप्शन गए आपके, या तो ए में या सी में है। बी कम्युनल अवार्ड किसमें है, 3 में है, 3, तो इसमें से 2 होना चाहिए। चार्ली ऑल पार्टी कन्वेंशन कब हुई है, 1928 में, तो आपका आंसर हो गया चार्ली। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1921 बिकॉज, सिंपल सी बात है, वायलेंस ब्रोक आउट एट चोरा चोरी, लोगों ने वहां आग वाग लगा दी है ना, हाथ पास सेकने का बनता उनका। पूर्ण स्वराज डे वाज ऑब्जर्व्ड, सिंपल क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930। इसके बाद आया 1929 में, हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, जिसका डे हमने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। बोला था हम 1 साल के अंदर स्वराज हासिल कर लेंगे। सब देख रहे हो, कमिटमेंट। CDS इन 100 days, NDA इन 30 days। ऐसा नहीं होता सर, you have to make a plan, you have to make strategy, you have to execute that plan, it would take time, ठीक है। तो हैव पेशेंस, चीजें सही जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, 1 साल में स्वराज ले लेंगे, और स्वराज कब लेंगे, 26 जनवरी को लेंगे, और हम बनाएंगे उसको क्या, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए हमारा इंडिपेंडेंस डे तो बना जाके 1947 के 15 अगस्त को, लेकिन हमने उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि पहली बार स्वराज के वर्ड आया था, हमने 26 जनवरी 1950 रखा अपना रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1934। जो हमारा CDM था, गांधी जी ने स्टार्ट किया, किसके लिए किया था, सिंपल आंसर पूर्ण स्वराज, क्योंकि वही डिस्कस हो रहा है, 29 में भी डिस्कस हुआ, 30 में भी होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पूर्ण स्वराज पाने के लिए गांधी जी ने जो लॉन्च किया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसका एक पार्ट था दांडी मार्च। दांडी मार्च था आपका साल सत्याग्रह बोलते हैं, जिसमें हमने पहली बार नमक का कानून तोड़ा जाके, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही रहेगा। हाँ ये दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड गांधी जी टू ब्रेक द साल्ट लॉज। तो ठीक है, कोई आपको टेंशन नहीं होने वाली है, बहुत इजी चीजें जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है।
तो आपका देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में हुई। गांधी इम्पैक्ट कब हुआ? 1931 में हुआ। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? 1928 में आया। क्रिप्स मिशन कब आए? 1942 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है, 30, 31, 32। गांधी इम्पैक्ट जिसके बाद से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्ट लेने गए थे, 31 में हुआ। गांधी इम्पैक्ट का कभी कभी फीचर्स पूछता है कि इसके फीचर क्या रहे, तो 2-3 फीचर है इसके। इस फीचर में पहला जो एग्रीमेंट बना, ये बना कि जो आपने 1930 में ये जो नया रायता फैलाया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसको समेटो। तो एग्रीमेंट क्या बना? टू विड्रॉ दी सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकंड एग्रीमेंट क्या बना? सेकंड एग्रीमेंट ये बना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों को छोड़ेगी, उन पॉलिटिकल लीडर को छोड़ेगी जिन पे किसी वायलेंट एक्टिविटीज के चार्जेस नहीं है, तो वो आपके रिलीज कर दिए गए। फिर ये बना तीसरा एग्रीमेंट कि गांधी जी जाएंगे लंदन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिप्स मिशन पता है आपको, हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका पहला क्या आएगा? साइमन कमीशन। थर्ड तो आंसर बन गया आपका अल्फा, अल्फा आ गया आपका। चलो, टू अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट आरटीसी 1930, सेकंड आरटीसी 1931, थर्ड आरटीसी 1932। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि 3 चीज का आपको नाम देगा। एक तो देगा वो INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तीसरा नाम देगा अंबेडकर जी का। ठीक है, थर्ड नाम देगा आपका प्रिंसली स्टेट्स का। ये पूछेगा कि इनमें से किसने तीनों, किसने दोनों, किसने एक, किसने एक भी नहीं। ठीक है, तो INC या फिर गांधी जी, दोनों ये बात एक ही है कि गांधी जी उस टाइम पे INC के मेंबर थे। ये पूछेगा जैसे उसने पूछा हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसका आंसर होगा आपका BR अंबेडकर। अंबेडकर जी ने फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों आरटीसी में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने फर्स्ट में नहीं किया, गांधी जी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट में नहीं किया, सेकंड में किया, थर्ड में नहीं किया। प्रिंसली स्टेट सब में किया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी ने सिर्फ सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट किया और में नहीं किया। अंबेडकर जी ने सभी में पार्टिसिपेट किया, इसलिए उनको रिवार्ड मिला, जो आपका नाम हमने पहले पढ़ा है कम्युनल अवार्ड। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया कम्युनल अवार्ड। कभी कभी इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं क्योंकि मैकडोनल्ड ने इसको इनिशिएट किया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला वाज, तो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन किया था, प्लेबिसाइट टू मुस्लिम वेदर दे शुड फॉर्म अ सेपरेट स्टेट। उनके लिए प्लेबिसाइट था, प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह कि आप किसका पार्ट होना चाह रहे हो। सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। द इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री लाइन हैज रेफरेंस टू, बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी डालो, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये पूछ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन किसके लिए बनी थी? ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। डुरंड लाइन किसके बीच है? पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान बेचारा पाकिस्तान और हमारे छोटे भाई अफगानिस्तान। छोटा भाई क्यों है? ठीक है, तो चले जो ऑफलाइन वाले हैं उनको पता होगा क्यों छोटा भाई। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस नहीं करते हैं, आप बाद में देखेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। मैजिनॉट लाइन किसके बीच है? फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है आपकी मैजिनॉट लाइन। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस और होते हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको एक चल कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेंगे उसको। जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, या फिर आपका 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है।
तो 8 डिग्री चैनल करता है मालदीव एंड इंडिया को, 10 डिग्री चैनल करता है आपका अंडमान एंड निकोबार को। याद रखिएगा 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हम कई सारे चीजें सीख सकते हैं, यही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉल हैंड इन, मैंने समझा रहा, मैंने आंसर दे रहा, जल्दी कमेंट में डाल के दिखाओ फटाक से, जल्दी बोलो भाई। सेकंड कब हुई थी? 31 में हुई थी यार, कहां घूम रहते हो। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बताइए भैया। अब देखो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, खतरनाक सा लग रहा है कि सर ये तो कभी ना पढ़ा ना सुना ना सीखा, ये क्या आ गया? सिंह सभा, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। सर ऐसा तो चलेगा नहीं काम, जानता हूं सर नहीं चलेगा, लेकिन एग्जाम में तो आ सकता है ना। तो एग्जाम में सब कुछ भी तो पढ़ के जाओगे, कुछ ना कुछ तो कॉमन सेंस लगाओगे। तो आपको इसके बारे में सिर्फ दो का पता है। दो का किसका पता है? एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट का पता है 1942, एक दांडी मार्च का पता है 1930, बस इन्हीं का तो पता है। लेकिन जब आप 42 तक पहुंचते हो, जितनी भी कहानी मैंने आपको सिखाई सुनाई बताई, क्या उनमें इनका नाम आया? 42 के आसपास नहीं आया। तो ये कब होंगे? 42 के आसपास से पहले बहुत कोई होंगे। तो यहाँ पे तो सीरीज नहीं बन सकती है। दांडी मार्च क्विट इंडिया मूवमेंट के पास कोई लगता नहीं है, तो मैं कहां स्टार्ट करूंगा? दांडी मार्च से स्टार्ट करूंगा। पहला हो गया आपका 3, फिर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आपका फर्स्ट एंड ये। आपका आंसर हो जाएगा भैया डेल्टा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन नवंबर 1939, क्यों हुई बताओ, जल्दी बताओ। बिकॉज समझाया मैंने आपको पहले, क्यों की गई? बिकॉज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रूव टू बी फोर्स, नहीं ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। द गवर्नर्स इंटरफेयर टू मच इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंस, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो आप 1757 से करते आ रहे हैं, तभी तो हम गुलाम बनेंगे आपके। इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कॉन्सेंट ऑफ हर पीपल, हम नहीं खेल रहे, है ना, कोई वाला कॉन्सेप्ट। तो आपने हमसे पूछे बिना, आपने मुझसे पूछे बिना मेरा फोन इस्तेमाल क्यों किया? हम नहीं खेलते, रिजाइन। चलो, चार्ली इज द राइट आंसर। 33, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सीडीएम फ्रॉम, कहां से? दांडी से। ठीक है, ब्रावो। देन which one of the following first mooted the idea of constituent assembly to frame a constitution for India? सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करके जाना है। स्वराज पार्टी 1934। The Pune Pact, which was signed between British government and Mahatma Gandhi in 1934, provide for, पढ़ा है अभी इससे पहले, उसका आंसर आपको देना है। देखो एक मिनट रुको, देखो सुनो क्या आंसर हो सकता है। क्रिएशन ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, नहीं, ये तो मॉडल रिफॉर्म में था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन्स, नहीं, ये तो इसके बाद तो सारा खेल हो गया था। तो क्या बचा? जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, ये आपका एग्रीमेंट बन गया। When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, लियाकत अली खान was assigned the portfolio of finance minister, वित्त मंत्री उनको बनाया गया था, लेकिन उनको इज्जत राज नहीं आई, वो चले गए पाकिस्तान, तो let him go. Okay, which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from Congress? So INC से उसकी कुछ झड़पें हुई, तो झड़पें होने के बाद उन्होंने जो पार्टी का फॉर्मेशन किया उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद दांडी मार्च? दांडी मार्च में क्या था? सीडीएम था यार, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखो कितने इजीली आपको क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीख लिया। कॉन्सेप्ट सीख लोगे, चीजें दिक्कत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे दिक्कत करते रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसके बारे में सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 1942 में। इसमें आपको कुछ डेट समझनी पड़ेगी, याद नहीं करना। सो आपको जब पहली बार इसका रेजोल्यूशन आया जुलाई 1942 में, एट अ प्लेस कॉल्ड वर्धा, एट अ प्लेस कॉल्ड वर्धा, इसको हम बोलते हैं वर्धा रेजोल्यूशन।
वर्धा रेजोल्यूशन के बाद जो फाइनली हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ था 8 अगस्त 1942। कहां पे हुआ था? क्रांति मैदान, क्रांति मैदान बॉम्बे। आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इस मूवमेंट के बारे में जिस्ट बना के लिखते रहना। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट किया, क्या गांधी जी ने एक नारा दिया, उसका नाम था आपका डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, वो नारा दिया। लेकिन जैसे ही गांधी जी खेलना स्टार्ट करेंगे, इस बार अंग्रेज थोड़े से क्या है, अलर्ट है। उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। और जब गांधी जी को अरेस्ट किया, उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम रखा? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के अकॉर्डिंग गांधी जी अरेस्ट हो गए। अब अगर मेन लीडर गांधी जी के साथ साथ जो हमारे इंपोर्टेंट लीडर्स भी थे, नेहरू जी वगैरह, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया लोगों ने। तो मूवमेंट कैसा रह गया? बिना लीडर्स का मूवमेंट रह गया। तो क्या हो गया आपका? इसको हम कभी क्यों पढ़ते हैं? लीडर लेस रिवोल्ट या मूवमेंट, लीडर लेस या फिर लीडर लेस रिवोल्ट। ठीक है, हुआ क्या? आपकी लेबर क्लास, आपकी स्टूडेंट, आपके मिडिल क्लास लोग, जो आपके पीजेंट्स वगैरह हैं, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट करा अपने अपने तरीके से। गांधी ने बोला ना डू और डाई, और ये मैसेज मैं आपको खुद समझने के लिए डालता हूं। कैसे बोला गांधी जी ने कि इस डू एंड डाई का मतलब खुद समझ लो, क्योंकि अब से पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? नॉन वायलेंस नहीं। अब क्या करना है? वायलेंस भी अपने अकॉर्डिंग कर लो। बोला तो नहीं कि वायलेंस करो उन्होंने, लेकिन मैसेज छोड़ दिया ओपन कि भैया समझ लो क्या करना है। तो आपके लेबर क्लास ने, पीजेंट क्लास ने, जो दूसरे स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया? वॉयलेंस इन्फ्लिक्ट किया। किस पे? ब्रिटिश अथॉरिटी पे। तो कहीं भी आता है कि ये आपका इट वॉज नॉन वॉयलेंट मूवमेंट, नहीं, वॉयलेंस तो हुई है सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसे ही लीडर्स अरेस्ट हुए, लोगों ने खुद लीडरशिप गेन करी और खुद चीजों को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करते करते उन्होंने एक ऑप्शन दिया, एक आपका कॉन्सेप्ट दिया, जो आप पढ़ते हो, किसके नाम से बोला? जो आप जानते हो, सेल्फ गवर्नमेंट या फिर पैरेलल गवर्नमेंट के नाम से। तो पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनी आपकी बलिया में, यूपी ईस्टर्न। पहली गवर्नमेंट बनी आपकी बलिया में। सेकंड गवर्नमेंट आपकी बनी तिमलुक में। इसको आपने बोला प्रति सरकार। और तीसरी बनी सतारा में, सबसे लंबी, महाराष्ट्र में सबसे लंबी टाइम तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट सतारा में बनी। क्वेश्चन आया था सीडीएस में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, फीचर्स थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो आपको नोट करनी थी समझने के बाद। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी आपको समझाऊं, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, बिल्कुल एकदम से हुआ। इट डिड नॉट अट्रैक्ट दी लेबर क्लास इन जनरल, नहीं, लेबर क्लास ने किया था। तो क्या हो गया आपका? इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। लेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि अरेस्ट हो चुके थे। अरेस्ट हो चुके थे तो लीडर नहीं है, तभी तुमने क्या बोला? लीडरलेस रिवोल्ट, लीडरलेस रिवोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फिर अगेन से आके आपका with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? चलो उसको पढ़ते हैं भैया, नेहरू रिपोर्ट को यहां लिख लेते हैं। हमारा नेहरू रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड वाली रिपोर्ट नहीं है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन आया 1928 में। उसमें लिखा कि सारे के सारे मेंबर थे ब्रिटिश के, अंग्रेज सारे थे। 7 के 7 मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे। जॉन साइमन उनके हेड थे, उन्हीं के नाम कमीशन का नाम पड़ा। हमें रिफॉर्म्स देने आए थे, लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद, रिफॉर्म्स के देने से पहले जब वो कमीशन इंडिया में पहुंचा, हमने अपोज कर दिया, हमने डाल दिया रायता। भाई हम नहीं मानते, सारे के सारे अपने आप से तुम उठा के ले आए, अपने बैटिंग क्लास के लोग। अब अगर हम स्पिन बॉलिंग कराएंगे, आप उड़ा दोगे, हमें आती नहीं कराने बॉलिंग। इसमें कुछ इंडियन लोग भी डालो ना यार, तभी तो हमें रिफॉर्म दे पाओगे यार। किसके लिए बना रहे हो? हमारे लिए बना रहे हो, हमें आप इंक्लूड नहीं कर रहे, है ना। ये तो वही बात है भैया, क्या खाएगा कि दाल चावल के, नहीं ठीक है कड़ी चावल बना रहा हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने इसको अपोज कर दिया। अब वो कॉन्फिडेंट थे, कौन? साइमन। उन्होंने बोला नेहरू भैया एक बात सुनाओ, कि हाँ बताओ यार, अगर तुम हमारे दिए हुए रिफॉर्म्स नहीं मान रहे हो
तो खुद बना के दिखाओ। आप हमारे दिए हुए कड़ी चावल नहीं खा रहे हो तो राजमा चावल खुद से बनाकर तो दिखाओ, क्योंकि राजमा चावल बनाने पड़ेंगे, खिचड़ी बनानी पड़ेगी, तो दाल मिक्स करनी पड़ेगी, और दाल इंडिया में पहले से अवेलेबल है। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट, अंबेडकर जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी, प्रिंसली स्टेट, जमींदारी क्लास एंड सो ऑन। तो इतनी सारी दाल है, मक्का की भी है, मसूर की भी है, मिश्री वाली भी है, चने की दाल भी है, उड़द की दाल भी है। कोई एक दाल कैसे सेलेक्ट करोगे यार, अभी तो पंगा हो गया। लेकिन नेहरू जी ने बोला कि यार ठीक है, हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन सी दाल चावल बनते हैं। तो नेहरू जी ने कोशिश करी और अपनी रिपोर्ट फाइनल करी 1928 में, जिसमें उन्होंने बोला कि हम सभी लोगों को फंडामेंटल राइट देंगे, वुमन और मैन, होता ना वो वुमन, ऐसा नहीं होने वाला, वुमन और मैन दोनों को इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे, लेबर क्लास को यूनियन बनाने की आजादी मिलेगी, यूनियन बनाएंगे, ठीक है, और कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, सारे के सारे कौन से होंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे। अब इन्होंने दाल चावल तो बना लिए, लेकिन दाल चावल में नमक तो डला ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग एकदम उठ गए कि नहीं हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता। और मोहम्मद अली जिन्ना तो फिर भी दूर के, इनके खुद के बच्चे जवाहरलाल नेहरू, जो इन्होंने लिखा डोमिनियन स्टेटस, कि पापा आप कैसे मान सकते हो डोमिनियन स्टेटस, वी वांट जस्टिस, वी वांट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि ये डोमिनियन नहीं में चला होता है ना, डोमिनोज में नहीं जाना, हमें तो घर के बने हुए दाल चावल खाने हैं सर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग दी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको महात्मा गांधी ने बोला कि बच्चा इधर आओ, क्या मांग रहे हो, कि पूर्ण स्वराज, नहीं नहीं नहीं, अभी रिवाइज करो तब जाके मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। तो 1 साल वेट करो, 1 साल के बाद मांगना, अभी जो पापा जी ने रिपोर्ट दी है इसको चलने दो। तो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने मिलके एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम 1 साल के लिए वेट करेंगे। अब 1 साल कब हो गया, 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी को मौका मिला लाहौर सेशन को हेड करने का, तब उन्होंने निकाला कि भैया क्या चाहिए, कि भैया हमें चाहिए आज, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आपका आता आपका 1929 में पूर्ण स्वराज। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखते हैं क्वेश्चन, अब इसी की वजह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कहां मांगी इन्होंने यार, ये तो बोल रहे हैं डोमिनियन स्टेटस दो। पूर्ण स्वराज कौन मांग रहा है, उनका बच्चा जवाहरलाल नेहरू, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा बच्चा, जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही बात है। प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। सो 2 and 3 इज द ऑप्शन, तो आपका हो गया ब्रावो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताओ भैया, एक ही ऑप्शन आपका, अभी तो बताया आपको। 8 अगस्त 1942 को क्रांति मैदान में क्या हुआ, क्रांति मैदान में क्रांति हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास कर दिया कि जाओ खेलो, फर्स्ट बैटिंग, है ना। तो ओपनिंग में उतरे लोग। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ओके, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या बोल रहा है भैया, क्रिप्स मिशन में क्या लिखा गया था। क्रिप्स मिशन में पहली चीज दी हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे और एक असेंबली बनाएंगे, साथ ही आपको प्रोविजन देंगे कि आप अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाओ। ये लिखा था हमारे क्रिप्स मिशन में। फिर आप बोलोगे सर यही चीज तो हमने अगस्त ऑफर में लिखी, वहां क्या डिफरेंस हुआ। सो डिफरेंस इतना है, अगस्त ऑफर में इन्होंने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की आजादी नहीं दी थी। ये बोल रहे थे कि हम उसमें अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करेंगे जो आपको गाइड करेंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन ने बोला कि हम आपको कंप्लीट अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी असेंबली बनाओ, अपनी कैबिनेट बनाओ और बाद में अपना संविधान लिख लो। तो देखो क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। सही बात है। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future। बिल्कुल सही बात है। So both 1 and 2 इन्होंने ये बोला, वो राज्य, वो प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट जो इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी आपकी कंट्री बनेगी उसमें रहना नहीं चाहे तो वो ब्रिटेन के साथ अलग से एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते थे वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो बाद में आया आपका
आर्टिकल 370 में। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? तो देखो आपको पढ़ाया मैंने, क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में, 1909 में, 1919 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो उसको अरेंज कर लो। पहले चार्ली आपका एक में आ गया, CBDA आप अल्फा। द पर्पज ऑफ क्रिप्स मिशन वाज, तो क्या करने का पर्पज था इसका? टू गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस, टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंडिया नहीं, टू डिस्कस फ्यूचर नहीं, टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं। अल्फा राइट आंसर, टू गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। अगेन ये आपके इधर वाइस रॉय लिखे गए हैं और ये इनके काम लिखे हुए हैं कि किस वाइस रॉय के कार्यकाल में कौन सा काम हुआ है। तो पहला देखो, मैकडोनाल्ड, समझाया क्या कहता है मैकडोनाल्ड ने? कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो के टाइम पे क्या है आपका? लिन लिथगो के टाइम पे आया आपका अगस्त ऑफर, क्योंकि टाइम पीरियड था आपका 1940 वाला। डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ भैया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। पता होगा आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि जिसका अपना कोई सन नहीं है उसको रूल करने का अधिकार नहीं है, तो उसका राज्य किसको ट्रांसफर कर दिया जाता था? उसके राज्य को ट्रांसफर कर दिया जाता था ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर। चेम्सफोर्ड डेयर की लगा लो भैया, C4 किसमें है? इसमें नहीं है, ये तो गए आपके। A3 मैकडोनाल्ड, अगस्त ऑफर नहीं है। A2 कम्युनल अवार्ड ही है, तो आपका डेल्टा राइट आंसर। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943, पहली बार कब बनी थी आपकी? सिंगापुर में, फेल हो गई थी, बाद में आपके क्या बनाया गया? 1944 के समय बनाया गया। असर्शन, Lord Linlithgow described the August movement of 1942 as the most serious revolt after Sepoy mutiny। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोला इन्होंने? रीजन क्या है? Peasant joined the movement in large number in some places। जो आपका मूवमेंट हुआ 42 वाला बड़ा खतरनाक हुआ, लोग बड़े वायलेंट हो गए, स्पॉन्टेनियस हो गए, अग्रेसिव हो गए। तो ये बोला उसने यार ये तो बड़ा खतरनाक चीज हो गई। आपका आंसर है बोथ A and R are the true and R is the correct explanation of A। Alpha the right answer। 48 which one of the following is not correct about cabinet mission plan? जो कैबिनेट मिशन आपका आया उसमें आपका कौन सा सही नहीं है? तो क्या बोला इन्होंने? प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बिल्कुल सही बात थी। ये बोल रहे थे कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे, 3 टायर स्ट्रक्चर बनाकर लाएंगे। इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियन सही था, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान बाद में आया। उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप अलग अलग इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, एक कंबाइन बनाओ। तभी तो बात की थी कि सभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रहेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जिसमें मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन होगा, प्रिंसली स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा, प्रोविंसेस का पार्टिसिपेशन होगा, और मिलके एक संविधान बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका चार्ली आंसर नहीं होगा। Which one of the following is not correct about कैबिनेट मिशन प्लान? रिपीट होगा क्वेश्चन, लास्ट देखते हैं। Who commented the Cripps mission was a post dated check on a crashing bank? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आंसर पता होगा, लगा दो आंसर यार। तो कौन है? महात्मा गांधी जी। So student, these were the 50 most important questions in modern history as far as my viewpoint is concerned. So I tried my best to give you the explanation required to handle the question which they will be asking in your upcoming examination. तो आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आसपास के कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा, तो आपको एक थरो रिवीजन मिल गया इसको। जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी उनको भी एक आइडिया मिल गया होगा यार हिस्ट्री में इवेंट कैसे हुए। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो आई होप इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, हिस्ट्री देख के उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करोगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करना, चीजों से डरना मत, फेस करना और उसको अचीव करने की कोशिश करना। ठीक है, सो जय हिंद ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।